ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलिस पे। तो आज हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है। बेसिक किस्म के जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारी हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस कहलाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे मेंशन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। ठीक है। और फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट ऐसे फैले होते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस रहते हैं, यानी जहां जहां तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां वहां तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर विद इन द सेल। ठीक है। सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे उनके लिए लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है। ठीक हो क्या। अब बच्चे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके बहुत से बेसिक फंक्शंस हैं। ये लिपिड और हमारे पास स्टेरॉइड जो होते हैं उनकी सिंथेसिस में मदद देता है। ठीक है। और जितने भी बॉडी के सेल के अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं, ड्रग्स होगी, टॉक्सिन होगी, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा कैल्शियम आयंस को भी स्टोर करने में मदद देता है, स्पेशली इन मसल्स। तो ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ काम है। फिर हमारे पास आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो होते हैं वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स के अटैचमेंट के बाद ये रफ हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसकी वजह से वो इनको रफ अपीयरेंस देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। जैसे कि स्पेशली जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं सेल के अंदर वो ये सिक्रेट करते हैं हमारे पास। ठीक है। और इनके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास वो प्रोसेस होती हैं। और प्रोसेसिंग के बाद यानी मोल्डिंग के बाद वो जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास आगे जाती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक हो गया। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो प्रोटीन्स हमारे पास जाएंगी। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपने अच्छे से पढ़ना है। और इनके फंक्शंस जो हैं बेसिकली एग्जाम में से पूछे जाते हैं कि रफ का क्या काम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। सो यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये टाइनी होते हैं यानी स्मॉल होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनियस, यानी इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, पेपर में एक ये भी क्वेश्चन आता होता है एमसीक्यूज में अक्सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेनियस। तो आपने ये चीजें भी साथ साथ देखती जाने हैं कि कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो नॉन मेम्ब्रेनियस है, कौन सी जो डबल मेम्ब्रेनियस है, कौन सी मेम्ब्रेनियस है। ठीक है। तो ये आपने सात चीजें कवर करते जाना है। अब जो राइबोसोम्स हैं हमारे पास ये टाइनी और नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज है जो कि राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनी है और प्रोटीन से मिलकर बनी है। ठीक है। राइबोसोम की कॉम्पोजिशन क्या है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। अब राइबोसोम की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आजाद फिर रही होती हैं, फ्री होती हैं, फ्री फ्लोट कर रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो ये अटैच होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक हो गया। अब राइबोसोम्स है, इनका जो काम है ना वो है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, वो राइबोसोम का काम है। तो इनको प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है।
अब फ्री राइबोसोम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन और सेल के अंदर इसको यूज कर लेंगी। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम अटैच है वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेंगी, और वो सिक्रीशन के लिए प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेंगी और मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास राइबोसोम है। अब यहाँ पर साइड पे एक डायग्राम बनी है जिसमें आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स दिखाए गए हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूँ तो एटीएस होते हैं। ठीक है, एटीएस कहते हैं उसे। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनके उनको 70S कहा जाता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को हमारे पास 80S कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो जो एटीएस है वो दो सब यूनिट्स 60 और 40S से मिलके बनी है। अब आपने ये नहीं कहना कि 60 और 40 तो 100 होता है तो 80 कैसे हो गया, ये उसको नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट ने रिसर्च की बेसिस पे। ठीक हो गया, जब 60 और 40 कंबाइन करती है तो एटीएस बनाती है। अब जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और कभी कभार प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम अटैच होते हैं वन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जिस तरह एक हमारे पास वो जो चेन है ना राइबोसोम की, जब वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए पे, तो वो चेन क्या कहलाती है, वो चेन कहलाती है पोलीजोम और पोली राइबोसोम्स। सो इन दिस वे जो सेवरल कॉपीज हैं प्रोटीन की, जो पॉलीपेप्टाइड्स की, वो थोड़े से टाइम में ज्यादा बन सकती हैं क्योंकि ज्यादा राइबोसोम्स उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास, इसको गोल्जी apparatus भी कहा जाता है। अब ये है ना फ्लैटेड मेम्ब्रेनियस सैक्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, गोल्जी एप्रेटस। और जब ये कंबाइन करते हैं बहुत सारे सैक जो हैं, एक सैक को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये जो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, जो डायग्राम बनी है देखें, जो सैक्स एक दूसरे के ऊपर अलाइन हुए हैं, और जो एक सैक का ग्रुप है इसको हम कह रहे हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है सिस्टर्नी बनाता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने जरूर याद करना है। अब गोल्जी प्रोटिस के ना दो फेसेस होते हैं हमारे पास, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो वेसिकल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आएंगे उनको वो रिसीव करेगा, सिस फेस। ठीक है, जबकि जो ट्रांस फेज होता है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो वेसिकल्स को आगे शिप करेगा, आगे पहुंचाएगा। तो ये इसके दो फेजेस हैं। ओवरऑल जो गोल्जी एप्रेटिस की फंक्शंस की बात की जाए तो जो हमारे पास, ये हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ठीक है, और इसके जो फंक्शन है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द सेल, और जो प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं उन प्रोटीन्स को लेके गोल्गी एप्रेटिस तक देता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक देता है। और इसमें जो सिक्योरिटी वेसिकल्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी होते हैं, डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास था गोल्गी एप्रेटिस। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म है फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है, हमें पता है कि सेल डिवीजन के दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस वो स्टेज होती है इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो अब होता ये है कि जो हमारे पास प्लांट सेल है,
प्लांट सेल में हमारे पास जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, तो जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, जो गोल्जी एपरेटस से वेसिकल्स निकल रहे होते हैं, वो इक्वेटर पे खुद को ऐसे करके अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। जब इक्वेटर पे अरेंज करते हैं, वापस में क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, यानी एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और बाद में इस स्ट्रक्चर से आगे जो प्लांट है उसकी सेल वॉल बनती है। ठीक है। जो कि उसको सपोर्ट और फराहम करती है। तो ये हमारे पास है गोल्जी वेसिकल्स का काम, जो कि फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और आगे जाके फिर ये जो है सेल वॉल में कन्वर्ट होती है। सो आज के लिए यहीं तक था हमारा लेक्चर। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क।